कल्पना कीजिए कि आप एक सरकारी अफसर हैं और आप रिश्वत लेने के मामले में घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। आप जानते हैं आपके साथ क्या होगा। आपको जाहिर तौर पर सज़ा दी जाएगी। लेकिन साल 1998 के सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन की माने तो अगर आप सांसद हैं या फिर विधायक हैं और आप घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको सज़ा नहीं हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। ये जो पूरा विषय है चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साल 1998 के अपने उसी डिसीजन को चैलेंज करने के लिए इस मामले को 7 जजों की एक बेंच के सामने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आज इस वीडियो में इस विषय पर बात करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम जानेंगे कि कौन से ऐसे अपराध हैं जिन अपराधों को लेकर हमारे सांसदों, हमारे विधायकों को सुरक्षा मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है। इसके बाद हम वर्तमान मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि हालिया जो डिस्प्यूट है वो किस बात को लेकर है। और अंत में हम साल 1998 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर बात करेंगे। इसके अलावा एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी और संविधान जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारतीय सांसदों, भारतीय विधायकों को कौन से अपराधों के मामले में सुरक्षा प्राप्त होती है। तो अगर आपको इस पूरे मामले को सही ढंग से समझना है तो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के पास जाना होगा। अगर आप अनुच्छेद 105 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अनुच्छेद 105 है वो भारत में सांसदों को, अब चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हों और चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों, लेकिन कहलाते वो सांसद ही हैं। तो भारत में तमाम जो सांसद हैं उन्हें, और जो संसद की समितियां होती हैं यानी कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं उनके जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं। क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं? तो अगर आप इसी अनुच्छेद के सब क्लॉज 2 को पढ़ेंगे तो सब क्लॉज 2 कहता है कि जो भी सांसद है, जो भी सदन के भीतर कोई मेंबर है, सदन का कोई सदस्य है या फिर संसद की समिति का कोई सदस्य है, तो समिति का सदस्य है या फिर सदन का सदस्य है और वो सदन के भीतर या फिर समिति के भीतर कोई बयान देता है, कोई बात करता है, तो उस बात के संबंध में, उस बात को आधार बनाते हुए आप किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उसके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। ये तो बयान को लेकर बात हुई। इसके अलावा इसी तरह का विशेषाधिकार वोट को लेकर भी मिलता है। मान लीजिए कि आप सदन के सदस्य हैं, आप लोकसभा के सदस्य हैं और आप अपनी पार्टी के खिलाफ कोई मतदान करते हैं या फिर किसी विधेयक को लेकर आप मतदान करते हैं, तो कोई व्यक्ति आपके खिलाफ केवल इस बात को लेकर मुकदमा दायर नहीं कर सकता है कि आपने इस रीज़न की वजह से उस पूरे विधेयक के पक्ष में मतदान किया था। आप वोट देने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो ये जो अधिकार है, ये अधिकार आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड 2 से मिलता है। तो ये जो पूरा खंड 2 है ये आपको किसी भी कानूनी कार्यवाही से मुक्ति देता है, किसी लीगल एक्टिविटी से आपको मुक्ति प्रदान करता है, लीगल केस से मुक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा आपके खिलाफ मानहानि का दावा नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि आप संसद के पटल पर खड़े होकर, सदन में खड़े होकर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई बयान देते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो वो व्यक्ति विशेष आपके खिलाफ किसी भी कोर्ट में मुकदमा दायर नहीं कर सकता, इस बात को आधार बनाते हुए कि आपने सदन में जो बयान दिया था उस बयान की वजह से उस व्यक्ति की जो छवि है वो प्रभावित हुई है। क्योंकि आपने जो बयान दिया था वो बयान आपने सदन के भीतर दिया था और सदन के भीतर अगर आप मौजूद हैं और आप सदन के सदस्य हैं तो आपको अनुच्छेद 105 खंड 2 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त होता है। तो ये तो इस पूरे विशेषाधिकार की बात हुई। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ये भी है कि ये जो विशेषाधिकार है, ये जो विशेष शक्ति है, ये शक्ति केवल सदन के सदस्यों को ही नहीं मिलती है, बल्कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद भी है।
क्या है अपवाद? तो अपवाद ये है कि ये शक्ति भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल जो ऑफ इंडिया जो होते हैं, उन्हें भी ये शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि वो सदन के पटल पर खड़े होकर किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई बयान देते हैं या फिर कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को लेकर, उस बयान को लेकर उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। हालांकि वोट वाला अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उन्हें वोटिंग राइट नहीं होता है सदन में। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जो होते हैं, जो केंद्रीय कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं, उन्हें भी सदन में इस तरह का विशेषाधिकार मिलता है। यानी कि मान लीजिए कोई कैबिनेट मंत्री है जो कि लोकसभा का सदस्य है, तो वो मंत्री राज्यसभा में जाकर भी बयान दे सकता है और राज्यसभा में भी उसे वही विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन उसका जो उत्तरदायित्व है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोकसभा के प्रति होगी। इसके अलावा अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि कोई संसद का जो सदस्य है वो बयान दे देता है, वो कोई विवादित बयान दे देता है, क्योंकि अक्सर हमें सदन में इस तरह के विवादित बयान देखने को मिलते हैं। तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होती है? तो उसके खिलाफ कार्यवाही का अधिकार किसी कोर्ट को प्राप्त नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिला कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दे सकते। उसके खिलाफ कार्यवाही करने का जो अधिकार है वो सदन के अध्यक्ष को प्राप्त होता है, यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। जैसे लोकसभा के मामले में स्पीकर हो गए और राज्यसभा के मामले में वाइस प्रेसिडेंट हो गए। उनको इस तरह का अधिकार प्राप्त है कि वो उस व्यक्ति विशेष, उस सदस्य विशेष के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति इस तरह का बयान देता है तो उसे सदन से निलंबित किया जा सकता है, उसकी सदस्यता को खारिज किया जा सकता है, उसको सदन से बाहर किया जा सकता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल मामला दर्ज नहीं हो सकता। ये अधिकार आपको अनुच्छेद 105 खंड 2 से मिलता है। अब ये तो सांसदों के अधिकारों की बात हुई जो कि लोकसभा या फिर राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जो विशेष अधिकार हैं वो भारत में राज्य के जो विधायक होते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उन्हें भी अधिकार प्राप्त होता है। और उन्हें जो अधिकार मिलता है वो संविधान के अनुच्छेद 194(2) के तहत मिलता है। तो संविधान का अनुच्छेद 194(2) जो है वो राज्य के विधायकों को, यानी कि एमएलएस को इस तरह का अधिकार देता है कि वो स्वतंत्र तौर पर सदन में अपनी बात को रख सकते हैं। और वर्तमान जो मामला है वो इसी अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 194(2) से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमें रिश्वत की बात देखने को मिलती है। क्या है वर्तमान मामला? अब हम वर्तमान मामले की बात करते हैं। ये जो केस हमारे सामने आया है, ये केस क्या है? तो ये जो केस है मुख्य तौर पर झारखंड की एक विधायक से जुड़ा हुआ है, एमएलए से जुड़ा हुआ है, जिनका नाम है सीता सोरेन। ये जो सीता सोरेन है, ये झारखंड की विधायक हुआ करती थी, एमएलए हुआ करती थी साल 2012 में। तो साल 2012 में होता क्या है कि झारखंड में राज्यसभा के लिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं और इन चुनावों में इन पर यह आरोप लगता है, सीता सोरेन पर यह आरोप लगता है कि ये राज्यसभा चुनाव के दौरान रिश्वत लेकर, पैसे लेकर किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने को राजी हो गई थी, इन्होंने मतदान किया था। इसके बाद ये मामला जब तूल पकड़ने लगता है, मामला प्रचलित होता है, तो इसकी शिकायत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पास की जाती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास की जाती है और इस बात की मांग होती है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। जब सीबीआई पर दबाव पड़ता है तो सीबीआई इस मामले को लेकर एक चार्जशीट दाखिल करती है। जब ये चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो ये जो सीता सोरेन है, ये हाई कोर्ट में इस चार्जशीट के खिलाफ एक चुनौती दायर करती हैं, एक याचिका दायर करती हैं और वो अपनी याचिका में ये तर्क देती हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194 जो 2 है, ये अनुच्छेद कहता है कि भारत के किसी भी एमएलए को या फिर राज्य के किसी भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके किसी सदस्य के खिलाफ आप मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं यदि उसने सदन में वोट किया हो, यानी सदन में वोट के मामले में उसने जो वोट किया है उस मामले में उसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर साफ तौर पर नियमों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये हाई कोर्ट को भी पता चलता है। तो हाई कोर्ट जो है वो सीता सोरेन की याचिका को खारिज कर देता है, लेकिन वो यहाँ पर रुकने वाली नहीं थी। वो हाई कोर्ट की याचिका खिलाफ, हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में साल 1998 के नरसिम्हा राव केस का रेफरेंस दिया जाता है। तो इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर अलग अलग न्यायाधीशों की बेंच बनाता है। जैसे सबसे पहले जब मामला गया था तो 2 न्यायाधीशों की बेंच बनी थी। इसके बाद 2 न्यायाधीशों की बेंच इस मामले को
तीन न्यायाधीशों की बेंच के पास, 3 जजों की बेंच के पास ट्रांसफ़र करता है। लेकिन जब 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करती है तो जजों को ये लगता है कि इस मामले में मुख्य तौर पर 1998 के नरसिम्हा राव केस को चुनौती दी जा रही है, यानी कि यहाँ पर एक पुराना केस चैलेंज हो रहा है। तो 3 जजों की ये जो बेंच थी, ये इस पूरे केस को 5 जजों की एक बेंच के पास ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन अब 5 जजों की बेंच को ये महसूस होता है धीरे धीरे, क्या महसूस होता है उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि साल 1998 का जो डिसीजन था वो डिसीजन पूरी तरह से गलत था, उसमें कुछ बदलाव किए जाने की ज़रूरत है। लेकिन समस्या ये आती है कि जो 1998 का डिसीजन था वो 5 जजों की एक बेंच से आया था और ये वाली बेंच भी 5 जजों की थी। तो ये वाली बेंच वो पुराने वाले डिसीजन को खारिज नहीं कर सकती थी, उसके लिए हमें एक बड़ी बेंच की ज़रूरत थी। इसीलिए इस 5 जजों की बेंच ने हाल ही में इस पूरे मामले को 7 जजों की एक बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया है, जो कि इस मामले की सुनवाई करेगी और ये तय करेगी कि 1998 का जो फैसला था वो सही था या फिर गलत था। और अगर वो फैसला गलत साबित होता है तो यहाँ पर सीता सोरेन को सज़ा दी जा सकती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन क्या दी है, यानी कि 5 जजों की जो बेंच है जिसकी बात हम कर रहे हैं, उस बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए क्या कहा है। तो इस बेंच ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, कुछ अपने मत दिए हैं। इस बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 105 है और 194(2) है, ये दोनों जो अनुच्छेद हैं ये मुख्य तौर पर भारत में जो हमारी विधायिका के लीडर्स जो हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जैसे कि एमपीज़ हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, एमएलएज हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गए, तो ये जो तमाम लोग हैं, ये जो अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद इन लीडर्स को ये स्वतंत्रता देते हैं, ये जिम्मेदारी देते हैं, ये लिबर्टी देते हैं कि वो स्वतंत्र तौर पर सदन के भीतर अपनी बात को पेश कर सकें और किसी दबाव में ना आए। इसके अलावा उन्हें ये स्वतंत्रता दी जाती है कि वो बिना किसी दबाव के काम कर सकें। तो इसके लिए एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जाती है और ये माहौल जो तैयार होता है ये इन दोनों अनुच्छेदों के माध्यम से होता है। यानी कि इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है उसको और ज़्यादा एनरिच किया जा सके, बेहतर किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में स्पष्ट तौर पर कहा कि इन दोनों अनुच्छेदों का इस्तेमाल भारत के किसी भी एमपी या एमएलए को कोई विशेषाधिकार देने के लिए नहीं किया जा सकता। यानी कि ये दोनों अनुच्छेद भारत के एमपी और एमएलए को कोई विशेष व्यक्ति नहीं बनाते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के मुताबिक सभी व्यक्ति कानून के समक्ष एक समान होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को घूस लेने के मामले में, रिश्वत लेने के मामले में सज़ा होनी चाहिए तो उसे होनी ही चाहिए, चाहे वो कोई आम नागरिक हो, चाहे सरकारी अफसर हो या फिर एमपी या फिर एमएलए हो। तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो इस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 1998 के डिसीजन को पूरी तरह से बदलना चाहता है, लेकिन बदलने में असमर्थ है, क्योंकि अभी हमारे पास 5 जजों की बेंच मौजूद है और उस मामले को बदलने के लिए हमें 5 से ज़्यादा जजों की बेंच की ज़रूरत है। तो अभी इस पूरे मामले को 7 जजों की बेंच को ट्रांसफ़र किया गया है और अब 7 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो बार बार रिपीट हो रही है और वो बात है साल 1998 का मामला। तो अब साल 1998 के मामले को भी समझ लेते हैं कि क्या था वो नरसिम्हा राव फैसला। तो इस मामले को हम नरसिम्हा राव मामले के नाम से भी जानते हैं, केस के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमें साल 1993 में देखने को मिला था। क्या हुआ था इस केस के दौरान? तो इस केस के दौरान एक एमपी थे, उनका नाम था शिबू सोरेन। अब इनके बारे में एक विशेष बात यह है कि जिसका मामला अभी हाल ही में आया है, यानी कि सीता सोरेन, ये उनके फादर इन लॉ हुआ करते थे। तो इन पर जो है वो आरोप लगा था, इन पर एक आरोप लगाया गया था कि इन्होंने सदन में रिश्वत लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन में मतदान किया है। मतदान क्या किया था? तो इन पर आरोप ये लगा था कि इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से पैसे लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनके पक्ष में मतदान किया था। और अगर आप उस समय के आंकड़ों को देखेंगे, उस समय का विश्लेषण करेंगे, तो ये पता चलेगा कि ये बात कुछ हद तक सच भी हो सकती है, क्योंकि उस समय नरसिम्हा राव केवल 14 वोटों से ही मतदान जीते थे। 14 वोटों से उनकी सरकार बच गई थी। अगर ये 14 वोट उन्हें नहीं मिलते तो उनकी सरकार गिर जाती। तो अब जब ये मामला पता चला कि उन्होंने रिश्वत लेकर मतदान किया था, तो उनके खिलाफ केस दर्ज होता है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक बेंच स्थापित की जाती है।
अब ये जो 5 जजों की बेंच थी, यही बेंच, इसी बेंच ने साल 1998 में डिसीजन दिया था। इसमें जो है वो 3 जज पक्ष में थे और 2 जज विपक्ष में थे। पक्ष वालों की सबसे पहले बात सुनते हैं कि पक्ष में जो जज थे उन्होंने क्या कहा था। तो 3 जज जो पक्ष में थे उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 105(2) है और जो अनुच्छेद 194(2) है, इसके तहत हमारे सांसदों को सुरक्षा प्राप्त है। सांसदों को सुरक्षा इसलिए दी गई है ताकि वो स्वतंत्र तौर पर काम कर सकें और संसद में दिए गए किसी भी वोट के आधार पर उनके खिलाफ कार्यवाही ना की जा सके। तो तीन जजों ने ये कहा था कि हमें उन सांसदों के खिलाफ जिन्होंने रिश्वत लेकर वोट दिया है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होगा। तो वहां पर संविधान के प्रावधानों को मूल रूप से लेने की कोशिश की गई थी, उसकी व्याख्या करने की कोशिश नहीं की गई। तो ये 3 जजों ने ये डिसीजन दिया था। लेकिन 2 जज ऐसे भी थे जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया था। क्या कहा था उन्होंने? तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जिन व्यक्तियों ने रिश्वत लेकर कार्यवाही की है, उन व्यक्तियों के खिलाफ स्पष्ट तौर पर कार्यवाही की जानी चाहिए, स्पष्ट तौर पर उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, उन्हें सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि रिश्वत लेना अपने आप में गलत है और रिश्वत को हम सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मुख्य तौर पर, जाहिर तौर पर हमारे सामने है कि वो संविधान के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इस पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 जज जो थे वो सज़ा न देने के पक्ष में थे, तो यहाँ पर मेजॉरिटी इन लोगों के पास मौजूद थी। तो इस केस में डिसीजन ये आया था कि जो शिबू सोरेन थे, इनको रिहा कर दिया गया था और इनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं हुई थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी पूरे डिसीजन की दोबारा से समीक्षा की जा रही है कि ये जो डिसीजन आया था, ये डिसीजन सही था या फिर गलत था, और समीक्षा की जानी ज़रूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर हम जाहिर तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो नीति निर्माता हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो किस तरह से कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है, संविधान के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है अपने गलत कामों को छुपाने के लिए। तो उन कामों को बाहर लाने के लिए, उस गलत इस्तेमाल को बाहर लाने के लिए ज़रूरी है कि हम कानून की फिर से समीक्षा करें, ताकि आम जनता का विश्वास कम ना हो सके। क्योंकि जब आम जनता को ये लगेगा कि जो बड़े लोग हैं वो कानून का इस तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आम जनता का जो विश्वास है कानून में, सरकार में, संविधान में, वो कम हो जाएगा। और अगर वो कम होता है, वो विश्वास कम हो जाता है, तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, हमारी डेमोक्रेसी की नींव पर प्रभाव पड़ेगा। तो हमारी डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम इस पूरे डिसीजन की फिर से समीक्षा करें और इस पूरे मामले में जो भी गलत व्यक्ति है, जो भी गलत कार्यवाही है, उस पर कार्यवाही की जाए और उसको सज़ा मिले। तो ये तो इस पूरे डिसीजन की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 किस विषय से जुड़ा हुआ है, किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी सांसदों का विशेषाधिकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां, या ऑप्शन डी लोकसभा का स्थगन। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर 50,000 सदस्यों का लक्ष्य निर्धारित किया है और हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही उस पूरे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो आप ज़रूर सहयोग करिए, अपने साथियों के साथ टेलीग्राम चैनल को शेयर करिए, और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको PDF के साथ साथ अन्य दूसरे मटेरियल भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।